दौरान मेंस हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट था। ज़्यादा कुछ स्ट्रेटजी भी नहीं थी, सिर्फ मेहनत थी। 5 घंटे 6 घंटे जितना भी वक्त मिलता दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे नहीं कि 24 घंटे ही पढ़ाई के बारे में सोचते थे। कभी सरस पार्लर चले जाते थे, कभी राजा पार्क, जनता स्टोर। यहाँ भी ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेके कभी कोई तैयारी नहीं करी। तो एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे आरटीएस मिल गया था। और वो जो तैयारी थी 6 महीने 8 महीने की, वो आगे भी फिर काम में आई। और आगे फिर दोबारा मैंने एग्ज़ाम दिया, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मुझे प्रॉपर आरएस मिल गया इसमें। तो मुझे ये महसूस होता है कि अपने को सबसे पहले जैसे सिराज ने बताया कि सिलेबस अपने को देखना है, सिलेबस के पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ भी कहीं घूमने जा रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं, माहौल ही ऐसा ही रहता है। सुबह दरवाजे पे नॉक होती है कि भाई पेस्ट है क्या, पानी है क्या, बोतल रखते हो। तो वो सारा अपने को उसी हिसाब से अपनी सोशल लाइफ को कभी अफेक्ट नहीं करना है, फ्रेंड्स के बीच में रहना है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा अवेयर रहना है कि दोस्तों के साथ भी जा रहे हैं तो अपने सिलेबस में से कुछ पॉइंट्स है वो पन्ने पे लिख के ले जाएं। जैसे हम लोग करते थे कि पन्ने पे पॉइंट्स लिख के ले गए, ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तैयार कर लिए, महसूस ही नहीं होता था। फिर हॉस्टल में रूममेट भी होता था तो उसको रात को पढ़ने की आदत थी और मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। तो रात को पढ़ता था तो वो जगता था। तो वो रूममेट भी आपका होगा, मुझे लगता है जयपुर में कोई मुश्किल ही, हम सब लोग गांव से आते हैं तो अकेला तो रूम लेके कोई बिरला ही रहता होगा, सब लोग रूममेट के साथ ही रहते होंगे। तो वो ट्यूनिंग भी अपने को बिठानी है। सुबह पढ़ें आप, शाम को पढ़ें, डजेंट मैटर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हैं या रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं। आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर लें, अपनी खुद की स्ट्रेटजी खुद बना लें। प्रीलिम्स, मुझे लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट जिसका एडमिशन हो गया उसको प्रीलिम्स की तो सोचनी नहीं चाहिए। प्रीलिम्स तो उसकी क्वालिफाई है ही है। अपने को मेंस की स्ट्रेटजी बनानी है कि जो भी सिलेबस है वो माइंड में रख के, और बाहर न्यूज़पेपर भी हम पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में भी जो सिलेबस रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उसकी कोई भी उससे जुड़ा हुआ टॉपिक अपने को मिले तो वो वहीं आप ग्रास्प कर लें। बाहर कहीं घूमने निकलते हैं, गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के आपको दिखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग्स योजनाओं के लगे हुए हैं, भामाशाह योजना, ये जल स्वावलंबन योजना, ये अपने सिलेबस का ही तो पार्ट है। उनको भी अपन चलते चलते पढ़ सकते हैं। कोई स्पेशल, मेरा मतलब ये है कि कोई स्पेशली आपको वो रटने की और 12-15 घंटे पढ़ने की और किताबी कीड़ा होने की जरूरत इसमें मुझे तो महसूस होती नहीं है। आप टू फ्रैंक रहें, साक्षात्कार के लिए न्यूज़पेपर है, एक दैनिक जागरण और हिंदू, ये 2 न्यूज़पेपर हैं, वो पढ़ते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन करते रहें। और एक ग्रुप बना ले 2-5 लोगों का और टॉपिक अपने डिवाइड कर लें कि भी कॉन्स्टिट्यूशन इसको तैयार करना है, इंटरनेशनल रिलेशन इसको करना है, इंडियन इकोनॉमी इसको तैयार करना है, और टॉपिक तैयार करके आपस में डिस्कशन। और मेनली रिटर्न की प्रैक्टिस आप करें, दिन में रोज आधा घंटा 1 घंटा लिखने के लिए अभ्यास में रखें। जितना पढ़ें उसके बारे में सोचें भी कि क्या पढ़ा है दिन में। एक खुद की स्ट्रेटजी बनाएं, किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुद का अपना एक पैटर्न तैयार करने, खुद स्ट्रेटजी तैयार करें। अंत में जब भी कभी निराशा हो तो मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है उसके साथ मेरे विराम देना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। धन्यवाद मुकेश जी, आपने एक बहुत ही अनछुए पक्ष पर प्रकाश डाला कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप अपना सभी छात्रों से निवेदन है कि अपना सामाजिक जीवन भी काफ़ी हंसता खेलता रखें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कई लोग डिप्रेशन का शिकार होकर अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने एक बहुत ही प्रासंगिक बात को उठाया। आगे बढ़ते हुए मैं अब निमंत्रण देना चाहूँगा मिस भावना शर्मा को कि वो 2 शब्द कहें। तो first of all I would like to say that civil services, be it UPSC or RPSC, it is very much its preparation as well as the examination, it is very much like freestyle swimming. कोई definite pattern नहीं हो सकता, कोई definite strategy नहीं हो सकती. It largely depends upon your background, your basics so far prepared and your circumstances. तो ब्रॉडली मैं 2 चीज़ें कहूँगी। एक तो इसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है एग्ज़ाम में, और एक डायनामिक पोर्शन होता है जो करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज से रिलेटेड है। बेसिक्स तो यदि आपकी एजुकेशन सिंस स्कूलिंग ग्रेजुएशन बहुत अच्छी है तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के लिए बेसिकली मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है, इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, तो मैं आपको इंग्लिश में ही थोड़ा स्टडी मटेरियल सजेस्ट कर सकती हूँ। तो हिंदू न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस कवर हो जाते हैं। और साथ में यदि टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकें, क्योंकि हिंदू का ओरिएंटेशन थोड़ा लेफ्टिस्ट है और टाइम्स ऑफ इंडिया जनरली सारे डायमेंशंस कवर कर लेता है। बनाने का इशू है तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ के याद रख पाते हैं उससे बेटर हमें वो याद रहता है जो हम खुद लिखते हैं। और जो नोट्स बनाने का पैटर्न है वो ये हो सकता है कि अब तो मैनुअल नोट्स बनाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन्स, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप बना सकते हैं। तो मैंने एवरनोट पे नोट्स बनाए थे, और आप उसमें ऐसा कीजिए कि जो 4 आपके पेपर हैं जनरल स्टडीज़ के, उनके जो सिलेबस हैं यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, उनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लीजिए और उन्हें आप हेडिंग वाइज प्रिपेयर कीजिए। फिर जो भी डेवलपमेंट्स रिसेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें नोट्स एडजस्ट करते रहिए और उसे वीकली और फोर्टनाइटली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहिए। तो आप खुद उन्हें लिखेंगे और फिर रिवाइज़ करेंगे तो वो एक परमानेंट हो जाएगा आपके दिमाग में। फिर यदि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पे उसको नहीं भी पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन देख के वो ईज़िली रिकॉल हो जाता है। तो खुद के बनाए हुए नोट्स का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जहाँ तक मैगज़ीन्स का सवाल है तो क्रॉनिकल कैन बी अ स्टैंडर्ड मैगज़ीन, लेकिन ये जनरली बस केवल रिवीजन का पर्पस सर्व करते हैं। यदि आपने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स को बहुत अच्छे से कवर किया है तो मैगज़ीन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने एक भी दिन पेपर मिस किया तो उस दिन के इवेंट्स आपने मिस कर दिए, फिर वो चेन पकड़ पाना सब्सिक्वेंटली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। और एक में कुछ स्टूडेंट से जब इंटरेक्शन हुआ तो इंग्लिश कुछ स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक बुक है, देयर इज़ बुक DGP, वो उसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नोटबुक्स भी आती हैं। कई बार एग्ज़ाम में जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे इन आना है, एट आना है, कौन सा आर्टिकल यूज़ होना है, और हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो सही ही है, सही ही किया है हमने। और फिर एक एक मार्क्स से आपकी रैंक पे, आपकी सर्विस पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो उसमें बहुत माइन्यूटली चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा आर्टिकल, कौन सा प्रपोजिशन, कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, और बहुत लाइट तरीके से बताया है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। और उसकी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नोटबुक्स हैं उसको यदि आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे का भी टाइम निकाल के करेंगे तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन उसको एक स्ट्रांगली कन्वे करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपकी ग्रामर और आपकी वोकैब दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट।
तो अभी बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया सजेस्ट भी किया है यहाँ पे, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन, आप उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने आज सुबह ही क्वेश्चन पेपर वो सिलेबस देखा था जनरल स्टडीज़ का। उसमें कुछ टॉपिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड है, तो उसके लिए हो सकता है मार्केट में बहुत मटेरियल अवेलेबल हो। आई हैव नॉट येट सीन दैट, लेकिन 11 बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स यदि आप प्रेफर कर लेंगे, वो कंसाइज है, शॉर्ट एंड स्वीट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो यू वुड बी एबल टू बिल्ड अपॉन दैट। और एक लास्ट ये है कि यू शुड लव योर बुक्स, दो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट स्टिल जब तक यू डोंट हैव पैशन फॉर स्टडी, तो ये चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगी। आप अपने अंदर जो क्वालिटीज़ चाहिए वो नहीं ला पाएंगे। और प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होती है, अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आने लगे 1-1.5 महीने पहले, तो थोड़ा सा फोकस प्रिपरेशन हो जाए, मोर और लेस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। और इन सो फार एज इंटरव्यूज़ आर कंसर्न, तो बी ऑनेस्ट इन इंटरव्यू, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट दी थिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा। एक एस्पिरेंट थे, उनसे इंटरव्यू में, ही वॉज फ्रॉम सीकर, उनसे ये पूछा गया कि बूंदी का सीकर से कितना डिस्टेंस है, तो उन्होंने कहा सर आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। तो इंटरव्यू बोर्ड को लगा कि शायद ये थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई इतना इतना डिस्टेंस है। तो उन्होंने कहा सर होगा, मैं तो कभी गया नहीं, मुझे क्या पता कितना डिस्टेंस है। तो ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही गॉट 2nd 3rd रैंक। तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग्स। और बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी। एक बात भावना जी बताना भूल गई कि आपने महारानी कॉलेज से ही बीकॉम की डिग्री प्राप्त की थी, तो आप भी राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ी हुई हैं। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट स्पीकर फॉर द इवनिंग। I'd like to invite Shri Prakash Chandra ji to come forward and say a few words. धन्यवाद। मंच पर विराजमान सम्माननीय वीसी कम डीसी रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, विद्वान फैकल्टी, अध्यक्ष छात्र संघ एवं प्रतिनिधिगण राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सभी मेरे साथी अधिकारीगण और मेरे समक्ष विराजमान राजस्थान की युवा शक्ति, भावी अधिकारी एवं मीडिया कर्मी। जैसे कि मेरे साथी अधिकारी विजयेश पंड्या यहाँ से बहुत ही रिमोट डूंगरपुर के हैं, उसी तरह से मैं भी राजस्थान के रिमोट डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ और चित्तौड़ के भी बिल्कुल रिमोट विलेज बांसी का रहने वाला हूँ, जहाँ से मुझे यहाँ आरएस बनने की प्रेरणा शक्ति देने वाले सर्वप्रथम मैं मेरे एक उस मित्र की व्यंग्यात्मक टिप्पणी से प्रारंभ करना चाहूँगा। जब मैंने फर्स्ट बार आरएस के लिए अप्लाई किया तो मेवाड़ का होने के नाते थोड़ी मैं मेवाड़ी बोल दूंगा कि अरे यार आरएस रो फॉर्म कहीं पर आपने कोई सिलेक्शन में गई। तो मैंने उस चीज़ को सीरियस लिया और तभी से मैंने अपनी स्टडी बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ शुरुआत की। इसके साथ मेरे प्रेरणा स्रोत रहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार आदरणीय खेमराज जी चौधरी साहब और मेरे ही गांव के आईपीएस अधिकारी ललित जी माहेश्वरी, जिनकी प्रेरणा से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो उनको मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने जॉब में रहते हुए विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी कोचिंग और विदाउट टेकिंग एनी लीव फ्रॉम माय जॉब और विद फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए मैंने तैयारी की। और तैयारी करने के लिए आप जो बहुत सारे प्रोग्राम्स बता रहे हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। मुझे जब भी समय मिला, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, मैंने उसका सदुपयोग किया और उसको अच्छी तैयारी की। तो आप लोगों को भी जब भी टाइम मिले उस समय का सदुपयोग करें। घूमते हुए, बस में आप जर्नी करते हुए भी उस टाइम का यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक बिल्कुल फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
तो मैंने ये सब चीज़ करते हुए यहाँ तक ये मेरा गोल अचीव किया है। तो मैं बिल्कुल आपको अधिक नहीं बताते हुए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि बिल्कुल शॉर्ट बोलें, कम बोलें, सुने ज़्यादा, लिखे ज़्यादा। तो 2-3 चीज़ आपसे शेयर करूँगा। एक तो आप जो तैयारी करें अपनी पेशेंस के साथ विद फुल डेडिकेशन करें। देन मौलिकता, आंसर में आप मौलिकता का पूरा ध्यान रखें, बनावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपका आंसर मौलिक होगा तो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे डिफरेंट होगा और निश्चित है आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस, क्वालिटी स्टडी करते हुए लर्निंग विद राइटिंग, मेन फोकस मेरा यही रहा। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो लर्निंग विद राइटिंग बेस्ट तरीका आपके सीखने का, आपकी राइटिंग सुधारने का और लर्न करने का। तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जो आंसर लिखें वो बिहारी जी जैसे गागर में सागर भरते हैं, उसी प्रकार से अपने आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। और जो नए अपेयरिंग स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर से अगर तैयारी करना प्रारंभ कर दें तो जब उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा और फर्स्ट बार वो अपियर होंगे तो निश्चित रूप से मेरी गारंटी, अगर उन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है तो फर्स्ट चांस में दे विल बी सेलेक्ट।